गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़े मोइन। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिलचस्प चीज़ें हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले मुनीज़े हम बात करेंगे ब्रॉडशीट के हवाले से। ज़्यादा टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे इधर उधर की बात में। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा हमें बताएंगे कि आखिर क्या बात है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है। वो क्या गलतियाँ हुई हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जा रहा है कि $65 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान उठाना बिल्कुल पड़ा। रऊफ साहब, डील किसने की है, फायदा किसका हुआ है और नुकसान में कौन रहा है? ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान की इतनी बदनामी हो चुकी है, लेकिन हुकूमत इसमें क्या कर रही है? एक कमेटी तो बना दी गई और अब देखना ये है कि 48 घंटे में उसने रिपोर्ट पेश करनी है। उस पर होगा क्या? इस पर डॉक्टर बैरिस्टर शहजाद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं और मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू शहजाद साहब। जी गुड मॉर्निंग। शहजाद साहब, क्या कहेंगे कि इतना वक्त गुजर चुका है, सन 2000 के करीब जिस मामले को हल होना था, अब तक वो लटक रहा है और अब कमेटी बना दी गई है। हमारी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत कहती है कि रकम वापस आएगी, ना पहले आई और अब भी कमेटी बना दी गई है। आखिर अब क्या होगा? मेरा ख्याल है पहले इस मामले को थोड़ा सा समझ लिया जाए तो इस पे फिर ज़्यादा अच्छी बहस होगी। ये जो मामला है ब्रॉडशीट का, ये सन 2000 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने और नैब ने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया विद अ फर्म, एक्चुअली दो फर्म्स के साथ किया था एसेट ट्रेसिंग के लिए और वो पैसे वापस लाने के लिए। ऑफ कोर्स आपको एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन उससे पहले ट्रेसिंग का और उनको जानने का अमल ज़रूरी होता है। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा ये मई या जून 2000 में एग्रीमेंट होता है और दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ साहब उस वक्त एक डील करके सऊदी अरेबिया चले जाते हैं। जो एक बड़ा टारगेट था जिनसे ये पैसे रिकवर होने थे वो नवाज शरीफ साहब थे। उसके बाद अगले 3 साल तक इस कंपनी को इंगेज तो रखा जाता है, लेकिन जो भी वो टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं या जो एसेट्स आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें से मेजर चंक शरीफ फैमिली का है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2003 में उस कंपनी का एग्रीमेंट मनसूख कर दिया जाता है, लेकिन उस एग्रीमेंट की क्लॉजेस के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान जब भी इन लोगों से कोई रिकवरी करेगी या उसके लिए जो एविडेंस और मौके मौजूद हैं जब वो सारे आ जाएंगे तो 20% इनका हिस्सा बनता था। अब वो 2009 में जाके इस कंपनी ने इन्हें आर्बिट्रेशन के लिए मसालती अमल के लिए कहा कि आपके वाजिब पैसे बनते हैं, और उसकी जो उन्होंने बेसिस बनाई हैं वो 2 NROs हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने या उस वक़्त की पॉलिटिकल जो लीडिंग क्लास थी उसने दिए। एक सन 2000 का जो था जिसमें दिसंबर में नवाज शरीफ को सरूर पैलेस में भिजवा दिया गया बगैर रिकवरी किए, या रिकवरी की तो इनका ये कहना था हमें बताया नहीं गया, और दूसरा इसका जो पार्ट था वो सन 2007 वाला NRO था। दोनों की बेस के ऊपर उस कंपनी का ये कहना था कि ये हमारा कसूर नहीं है कि अगर आप अपने ही जो टारगेट्स हैं जिनसे आपने रिकवरीज करनी है, जिनके ऊपर एविडेंस आ चुका है, वो इल गॉटन मनी है, उसकी वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, और अगर आप रिकवरी नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो ये जो सारा लिटिगेशन हुई है ये सन 2000 से लेके 2003 तक के वाक़यात के ऊपर हुई, और फिर ये लिटिगेशन चली सन 2009। उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और ये कल्मिनेट होती है 2016 में जाके जब इसका अवार्ड आता है लाइबिलिटी का आर्बिट्रेटर की तरफ से लंदन में। उस वक़्त नवाज, और हैरत की बात यह है और सबसे मैं समझता हूँ मज़ाक़ाज़ बात भी ये है कि जब हम उस अवार्ड को पढ़ते हैं जो कल हुकूमत पाकिस्तान ने पब्लिक किया है, तो ये टोटल जो आपको डैमेजेस पड़े हैं वो $21.5 मिलियन के पड़े हैं। बाकी उसके ऊपर इंटरेस्ट है और अभी कुछ लीगल कॉस्ट भी है। जो 21.5 मिलियन की आपको जुर्माना हुआ है, उसमें से 20.5 मिलियन का जो जुर्माना या जो हिस्सा आपको देना पड़ रहा है ब्रॉडशीट को, वो शरीफ फैमिली के एसेट्स का है। और ये केस होता कब है? जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं 2016 में, उस वक़्त इस केस का फैसला आता है और उस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान ये दरख्वास्त करती है कि आप इसे पब्लिक ना करें, और हम इसको पब्लिक ना करें, उसको कॉन्फिडेंशियल कर दिया जाए। और फिर 2018 में उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जब इसके अंदर क्वांटम यानी कि कितने पैसे दिए जाने हैं वो तय होना है, वो भी तय हो जाता है। उस वक़्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो ये पूरा सिलसिला उस वक़्त का है जिसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, बिकॉज जो भी आपकी कमिटमेंट्स होती हैं किसी भी कंपनीज के साथ या किसी दूसरे ममालिक के साथ,
वहाँ पे आपको ये इंटरनेशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स का ख्याल रखना पड़ता है। अब वो इस चीज़ से गरज नहीं है कि आप अपनी पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज के लिए बार बार कभी एनआरओ दे देते हैं, कभी डील के तहत बाहर भेज देते हैं, या जो भी आपकी पॉलिटिकल मुफाहमत होती है, एक दफ़ा जब आप कोई लीगल कोर्स शुरू करते हैं तो आप उसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते, और उसकी नतीजा अब आपके सामने मौजूद है कि ब्रॉडशीट के सूरत में आपको एक काफ़ी बड़ा माली नुकसान भी उठाना पड़ा है, और मैं समझता हूँ ये शर्मिंदगी का बायस भी है। शहजाद साहब ये फरमाइए, ये बात बिल्कुल सही हो गई, 2019 में दोबारा इसको अदालत में पहुंचते हैं और अदालत जो है वो हमारे खिलाफ फैसला देती है और वो कहती है कि फिर अभी की भी जो बात आ गई कि जो पैसे दिए गए हैं वो एक और फ्रॉड कंपनी को दे दिए गए, उसके मामले में भी पाकिस्तान की बदनामी होती है फिर। जी बिल्कुल, 2019 में रऊफ साहब, 2019 में पहले तो 2 अवार्ड्स आ गए जो आर्बिट्रेटर्स के अवार्ड हैं, जो जी। बेसिस बनते हैं। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है। हमने इस जो अवार्ड था उसको चैलेंज किया है हाई कोर्ट में, लंदन की हाई कोर्ट जी में। जी बिल्कुल। जब हमने चैलेंज किया तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं, आर्बिट्रेटर ने ठीक अवार्ड आपको दिया है, और इसलिए आपकी इस पे दादरसी नहीं हो सकती। ये 2019 में है। जी और जिस सेटलमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं जो कि किसी फ्रॉड कंपनी के साथ होगी, वो भी एक बहुत बड़ा मजाका खेज चीज़ इसलिए है कि हमने 2007 और 8 में हमने पेमेंट की है ब्रॉडशीट को, लेकिन एक और ब्रॉडशीट को पेमेंट कर दी है, और ये भी इस पूरे चीज़ को इतना अरसा बिल्कुल छुपा के रखा गया था। ये तो जब लिटिगेशन के बाद आई चीज़ें तब सामने आई, और अब ये देखना है कि वो जो आपने फ्रॉड ब्रॉडशीट को 1.5 मिलियन की सेटलमेंट की है, वो उस वक्त उसमें कौन लोग थे? बिकॉज उस वक्त गिलानी साहब की हुकूमत थी, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। आपने एक फ़ौरन पेमेंट करनी है, वो उनकी अप्रूवल के बगैर, कैबिनेट के बगैर वो अप्रूवल हो ही नहीं सकती है। तो आपने अगर पेमेंट ठीक। की है तो आपने क्या ड्यू डिलिजेंस की थी? क्या आपने ये देखा? क्योंकि उसमें तो इतनी सीधा-सीधा फ्रॉड हुआ है कि एक कंपनी है जो आइल ऑफ मैन की है और एक कंपनी कोलोराडो की है। कोलोराडो की जो एग्रीमेंट है वो आइल ऑफ मैन की कंपनी से हुआ है, और चेक काट के दे दिया है कोलोराडो की कंपनी को। और उस वक्त पाकिस्तान का सफारत खाना, जो दस्तावेज मैंने देखे हैं, पाकिस्तान का सफारत खाना बार बार ये कह रहा है कि ये जो कंपनी जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं ये कोई अलग कंपनी लग रही है, लेकिन यहाँ से फिर उनको इंस्ट्रक्शंस जाती है कि नहीं ये ठीक कंपनी है, इनको पेमेंट कर सही। दीजिए। तो ये जो इस वक्त हमारी मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो इन्हीं तमाम चीज़ों को देख रही है कि 48 आवर्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसमें आपको आगे फौरी तौर पे क्या करना है, हमें इसमें क्या सबक सीखना है और किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है, क्योंकि किसी न किसी ने कोई ना कोई तो गलती की है जो इस वक्त हमें बिल्कुल। ये इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ अच्छा, रहा है। तो वो इंशाल्लाह कल तक उनकी ठीक है सिफारिशात आ शहजाद जाएंगी कि साहब। इसमें शहजाद साहब, फर्दर क्या स्टेप्स लिए जाने हैं। शहजाद साहब देखें, असल में पिस्ती तो अवाम है हर सूरत में, पाकिस्तान की बात है ना। ब्रॉडशीट केस में पाकिस्तान हजीमत का सामना कर रहा है, शर्मिंदगी का बायस बन चुका है ये मामला, लेकिन हमारी हुकूमत तो कहती थी कि लूटा पैसा वापस आएगा और अवाम ने इसी उम्मीद पर वोट दिए। तो ये पैसा आएगा कब वापस? पब्लिक का तो यही सवाल है। जी बिल्कुल, देखें जो लूटा पैसा वापस आएगा, अगर आप इसको कंपैरिजन आप करने पे बैठ जाइए तो 2 चीज़ें हैं। पहले तो ये है कि अवाम को ऐसे तमाम लोगों को रिजेक्ट कर देना चाहिए जो अब इंटरनेशनल फोरम से भी चोर डिक्लेयर हो रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, आप ब्रॉडशीट के फैसलों को उठा के देख लीजिए। आर्बिट्रेटर का अवार्ड है, लंदन में बैठे हुए आर्बिट्रेटर का अवार्ड है, उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। उसने शरीफ फैमिली के एसेट्स के ऊपर 20.5 मिलियन का जुर्माना लगा दिया है। अब आ जाएंगे रिकवरीज के ऊपर। अब आप देखिए कि जब आप इदारों को फहाल करते हैं तो रिकवरीज का सिलसिला शुरू होता है और वो बड़ा फहाल है। अगर आप इस वक्त सिर्फ नैब की परफॉर्मेंस को देख लीजिए, पिछले 10 सालों में सिर्फ 104 अरब रुपए की रिकवरीज की गई हैं, और अभी जो पिछले हमारे 2 साल बनते हैं उसके अंदर 390 अरब रुपए तक की रिकवरीज सिर्फ नैब के इदारे ने की है। इसके एडिशन में फिगर्स मैं आपको FIA के भी दे सकता हूँ। इवन प्रोविंशियल सतह के ऊपर एंटी करप्शन जो पंजाब में है, उसका अगर आप पिछले 10 साल का मुवाजना करें तो 3 अरब की रिकवरीज हैं पूरे पंजाब में 10 सालों में। और हमारे इस 2 सालों में इसी एंटी करप्शन ने, जो कि प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, उसने जो रिकवरीज की हैं, जो लूटा हुआ पैसा लिया है वापस, वो 206 अरब रुपए का है। ये वो फ़र्क है जब आप एक पॉलिटिकल विल देते हैं और इदारों को फहाल करते हैं। आपके मुल्क में जो निज़ाम है वो एक ड्यू प्रोसेस का निज़ाम है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन हम किसी को, पूरे लोगों को उठा के कमरे में बंद कर दें और सुबह उनसे पैसे ले लें।
ये आपको ड्यू प्रोसेस और ये, लेकिन ड्यू प्रोसेस के साथ साथ जो रिकवरीज हैं वो भी सब्सटेंशियल हैं, और इंशाल्लाह ये 5 साल मुकम्मल होने तक एक बड़ा सब्सटेंशियल सम रिकवर होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये रिकवरीज होती हैं तो इसके साथ साथ वो चोरी का सिलसिला भी बंद होना है, कि जहाँ पे मुल्की वसाइल को बेदरेग लुटाया जा रहा था वो लीकेजेस भी कम हुई हैं। तो ये दोनों चीज़ों का इकट्ठा इफेक्ट आता है। शहजाद साहब ये फरमाइए, ये देखिए नैब का आपने जिक्र किया उसकी कारकर्दगी का, लेकिन ब्रॉडशीट के मामले में ही जो अदालती फैसले हैं उसमें सारा इल्ज़ाम नैब के ऊपर है कि नैब ने मिस हैंडल किया है, नैब ने गलत तरीके से काम किया है, नैब ने जिन लोगों को भिजवाया दरमियान में वो लोग गलत थे, वो लोग भी ठीक नहीं थे। और इसमें तो यहाँ तक आ गया ना कि हुकूमती ओहदेदार जिसकी बुनियाद के ऊपर अपोजिशन इल्ज़ामात लगा रही है और वो कह रही है वज़ीरों के नाम आ गए हैं, मुशीरों के नाम आ गए हैं, जो अदालत कह रही है बरतानवी कि ये लोग, या ब्रॉडशीट कह रहा है कि ये लोग जो हैं इनके तरीक़ेकार सही नहीं थे। देखिए, ब्रॉडशीट जो कहता है उसकी तो कितनी वैल्यू नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फैसले उन्हें क्या कहा है। दूसरी चीज़ जो आप ये कह रहे हैं कि नैब की कारकर्दगी के ऊपर सवाल है, हम भी इस चीज़ पे कह रहे हैं कि नैब की कारकर्दगी, लेकिन लीडरशिप मैटर करती है। जो नैब की कारकर्दगी के ऊपर सवाल है वो सन 2000 से लेके 2003 तक है, और उसके बाद 2009 से लेके 2016 तक है जब ये केस फॉलो किया गया। उस वक़्त जब ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होती है तो उस वक़्त आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को नैब हेड नहीं करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस करता है। तो 2009 से लेके 2016 तक के तमाम अटॉर्नी जनरल से पूछा जाना चाहिए कि इस केस को कैसे परसू किया गया। उससे पहले 2000 से लेके 2003 तक नैब के जो ओहदेदारान थे जिन्होंने पहले एग्रीमेंट किया और जिन्होंने बाद में एग्रीमेंट ख़त्म किया, उनसे सवाल होना चाहिए, और ये बिल्कुल सवाल होगा, और यही हमारी मिनिस्टेरियल कमेटी का कहना होगा इंशाल्लाह। तो ये ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आपको आर्बिट्रेटर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फैसला उठा के देख लीजिए, पनामा की JIT के केस में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त के चेयरमैन नैब के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया था और ये कहा था कि वो जो चेयरमैन नैब हैं उस वक़्त के कमरुज़्ज़मान साहब, वो इन्फ्लुएंस्ड हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से और उनके खिलाफ कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो अब जब ये मामला था तो उस वक़्त आप उनकी परफॉर्मेंस, उनकी रिकवरी से भी देख सकते हैं। तो ये अब इस वक़्त एक अच्छी लीडरशिप है जिसके ऊपर हुकूमत को भी एतमाद है, ताकि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो पिछले दौर में हुई है। लेकिन मैंने जो पहले अर्ज़ की थी कि पॉलिटिकल विल मैटर करती है। जो टॉप पे बंदा बैठा हुआ है वो अगर वो पॉलिटिकल विल फराहम करता है तो फिर इदारे भी फ़हाल होकर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है शहजाद साहब, इस पर भी रोशनी डाल दीजिए कि क्या केसेस इतने सॉलिड नहीं होते कि मुल्जिमान बाहर घूम रहे होते हैं? एक तासुर ये भी आता है कि जो केसेस नैब में फाइल होते हैं और जब उनकी तहकीकात हो रही होती हैं तो वो इतने मुसद्दिका नहीं होते कि मुल्जिमान के साथ जो तहकीकात हो रही होती हैं उस दौरान उन्हें हिरासत में रखा जाए। देखिए, दो चीज़ें हैं, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। पहली तो बात है कि जब किसी को हिरासत में लिया जाता है या किसी से सवाल जवाब का सिलसिला किया जाता है तो वो एक इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। इन्वेस्टिगेशन में आप एविडेंस, पहले आपके पास एक प्राइमा फेसी केस होता है, उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कई दफ़ा आपको इसलिए भी अरेस्ट करना होता है कि आपने उनको कन्फ्रंट करना है, उनको उनके खिलाफ जो एविडेंस है वो दिखाना है, विटनेसेस से कन्फ्रंट करना है, और उसके बाद आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं एज इन्वेस्टिगेटर कि आया ये शख्स ने ये जुर्म इस कानून के तहत किया है या नहीं किया है। और फिर जब आप प्रोसिक्यूशन फाइल कर देते हैं तो उस वक्त आप एक इंटरनली प्रोसिक्यूशन का भी टेस्ट होता है कि ये फिट केस फॉर ट्रायल है कि नहीं है। लेकिन अब ये अगर हो जाए कि हर केस जो फाइल किया जाए वो जीता ही जाए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो मैं ये समझता हूँ कि वो फिर इंसाफ की नफ़ी होगी, क्योंकि इंसाफ यही है कि आप अदालत के सामने जाते हैं, आपका एक एट बेस्ट केस होता है, उसके ऊपर डिफेंस को भी पूरा मौका मिलता है, और वो डिफेंस के पूरे मौके के बाद अदालत फैसला करती है इंडिपेंडेंटली। अब जो हमारा ट्रायल का असल जो लोगों को मसला है, इशू है, वो है आपके ट्रायल की तवालत से। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, और बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पे डिफेंस की तरफ से ख़ास कर डिलेस करना बड़ा आसान हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आप अपनी डेट्स पे वो वकील नहीं आएंगे, कभी कोई गवाह को आगे पीछे कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा सख्त सिलसिला है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बारहा अपना स्ट्रिक्चर्स भी पास कर चुकी है, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट की सख्त हदायत है कि नैब कोर्ट्स की तादाद भी बढ़ाई जाए, क्योंकि केसेस ज़्यादा हैं और टाइम बहुत लगता है ट्रायल में। लेकिन इसके साथ साथ आपके जो वसाइल के मसले हैं वो भी हैं, क्योंकि अगर आप
इस वक्त जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तो हमें 200 अदालतें बढ़ाने का सही। कहा। 200 अदालतों का जब बिल हमने कोर्ट के सामने पेश किया तो वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट थी। सही। देन यू हैड टू ब्रिंग इट डाउन टू 30 कोर्ट्स। 30 कोर्ट्स को भी इस्टेब्लिश करना, 30 नए जजेस को लगाना, तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग है। हालांकि जो स्पीड है वो काफी बेहतर है माजी की निस्बत पॉलिटिकल विल जी। होने की वजह से, शहजाद साहब, लेकिन ट्रायल में तवालत की वजह से ये लेकिन सवाल पैदा होता है। एनआरओ का खमियाजा तो जुर्माने की सूरत में पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है और माजी की गलतियों के नताइज अब हम सब भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल, एनआरओ के खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ रहा है। ये जो इस वक्त ये क्लासिक केस है ब्रॉडशीट का कि आपने जो माजी में एनआरओ किए, और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ लफ्ज़ पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज के लिए, कि एक डिक्टेटर आता है, उसने अपना दौर हलाल करने के लिए वो उन्हीं सियासतदानों को किसी को बाहर भेज देता है, किसी को वापस बुला के वज़ीर दाखिला बना देता है। उसके बाद फिर दोबारा उनको एक नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के तहत दोबारा वतन बुलाया जाता है और फिर उन सबको उनके हाथों में चीज़ पकड़ा दी जाती है। तो ये वो पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इनका एक जो साइड इफेक्ट है वो ये ब्रॉडशीट के आर्बिट्रेशन अवार्ड की सूरत में आपके सामने आया है कि जब आप अपने मुल्क में तो चलें ये जो भी आप कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं आपकी, इसी तरह से करप्शन के ऊपर आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। अनकैक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी भी है और फाउंडर मेंबर्स में से शामिल है। हमने इंटरनेशनली अपनी कमिटमेंट दी हुई है कि हम करप्शन के खिलाफ काम करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ करेंगे। यहाँ पे हमारे मुल्क में इस वक्त सूरत हाल ये है, अगर आप एनआरओ की बात करते हैं तो हमारी बड़ी पॉलिटिकल जमातें ये कहती हैं कि जी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको तो आपको मेन अपने कवानीन से निकाल देना चाहिए। जो फैटफ की लेजिस्लेशन के दौरान अपोजिशन ड्राफ्ट लेके आई नैब में कवानी अमेंडमेंट्स के लिए, उसकी सबसे बड़ी क्लॉज ये थी कि नैब के पास से मनी लॉन्ड्रिंग अगेंस्ट पॉलिटिशियंस खत्म कर देना चाहिए। तो उस पर हमारा मासूमाना सवाल था कि फिर ये कौन करे। उन्होंने कहा जी ये एफबीआर कर ले, यानी कि अगर आम आदमी मनी लॉन्ड्रिंग करे तो उसको फांसी चढ़ा दो, सियासतदान अगर मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसे आप एफबीआर के पास जुर्माना लगवा के छोड़ दो। तो ये जब तक हमारी पॉलिटिकल क्लास के अंदर भी ये चीज़ नहीं आएगी, इस चीज़ को सीरियसनेस से नहीं लेंगे, ये मसाइल हमारे लिए इसी तरह से इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर शर्मिंदगी होती रहेगी। इसको जो बात हम बड़े अरसे से कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इनको सही पर्सपेक्टिव में एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमें एक बुरी चीज़ को बुरा चीज़ मानना चाहिए और उसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस भी होना चाहिए। जी शहजाद साहब, बस एक आखिरी चंद लम्हे आपको और थोड़ी सी दरख्वास्त करूँगा मैं, वो ये है कि आपका नाम बार बार आ रहा है कि आप मिले जाके वहाँ पे, और मरियम औरंगज़ेब ने जिस हद तक आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और वो कह दिया कि जी चोरी पकड़ी गई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आखिर आप ही का नाम क्यों लिया जा रहा है? देखिए मुझे तो तकलीफ काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। जो नाम लिया गया था ब्रॉडशीट के जो सीईओ थे ये मुसावी साहब, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक तो किसी और शख्स का कह रहे हैं उनको कोई आके मिला और उसने उनसे कट मांगा जी। एक उन्होंने मेरा कहा कि जी मुझे ये भी 2 दफ़ा मिले और इन्होंने मुझसे डिस्काउंट मांगा। तो मैंने उसके फ़ौरन बाद अपना इंटरव्यू भी दिया था कि जी बिल्कुल क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे जब इनको ये अवार्ड हो गया तो उसके बाद मैं इनको 2 दफ़ा मिला मुसावी को 2019 में लंदन में, और दोनों दफ़ा मैंने इसको मिलके निगोशिएट करने की कोशिश की कि जो अवार्ड हमारे खिलाफ हुआ है 21.5 मिलियन का, उसमें कटौती की जाए, उसमें कमी की जाए। और अभी चूंकि अपील का प्रोसेस पड़ा हुआ था तो इसलिए हम निगोशिएट कर रहे थे कि आप इसमें अवार्ड की जो रकम है आपके पास इख्तियार है, आप कम कर सकते हैं, तो हम आपको जो पैसे अपीलों में हम जा रहे हैं हम आपको पहले अदा कर सकते हैं। तो उसके ऊपर वो नहीं माने, बल्कि वो काफ़ी बुरा मान गए थे कि आप मेरे आमदन के ऊपर डाका डाल रहे हैं। तो वो उसके बाद बात ख़त्म हो गई। लेकिन चूंकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की ड्यूटी लगी हुई है कि उन्होंने फौरी तौर पर टीवी पे आना है और बगैर फैक्ट्स जाने उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, तो मैंने भी उसका जो अप्रोप्रिएट फोरम है मैंने उनको फौरी तौर पर डिफेमेशन का एक लॉ सूट उनके ऊपर फाइल कर दिया है, जिसकी पहली स्टेज होती है कि आप उनको नोटिस सर्व करते हैं 14 डेज़ का। अगर वो 14 डेज़ में माफ़ी नहीं मांगती और फिर उसके बाद मैं अदालत में उनको ले जाऊँगा। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। बस इतना मतलब सोच लीजिए कि 50 करोड़ अगर आपको मिल जाए जो आप डेफिनेशन का किया तो करेंगे क्या इतने क्या मतलब वो मैंने ये पब्लिकली ट्वीट में कहा है, मैंने 2 लोगों को 50-50 करोड़ का किया, तो कुल मिला के 1 अरब मिलने वाले हैं मुझे। एक उस्मा बुखारी हैं और एक मरियम औरंगज़ेब हैं, और मैंने कहा है कि ये दोनों पाकिस्तानी चैरिटीज़ को दे दूंगा मैं 1 अरब रुपए। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मसला सारा ये है कि ये केस तो वहीं का
वही है, जुर्माना हो गया और बहुत बड़ा जुर्माना पाकिस्तान को अदा करना पड़ा है और ये पैसे पता नहीं किस तरह से पूरे होंगे। मेरे ख्याल में ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हरमीत हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद नहीं है। हरमीत कहाँ है ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। हम पब्लिक को एक ब्रेक के बाद बताएंगे कि हरमीत इस वक्त कहाँ पर है और वहां पर कौन कौन आने वाला है। तो अगर जानना है तो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। यकीनन आप सब यही सोच रहे होंगे कि आज हमारे को होस्ट हरमीत किधर हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता चुके, रऊफ साहब आपको बता चुके कि हरमीत एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां से वो हमें लाइव अपडेट करेगा। किस बारे? पीडीएम के बारे। पीडीएम कहाँ जा रही है? इलेक्शन कमीशन के बाहर। वहां क्या होगा? कौन कौन पहुंचने वाला है? मरियम पहुंचेंगी, मौलाना पहुंचेंगे, बिलावल पहुंचेंगे या नहीं, और क्या अभी तक उनके सपोर्टर्स वहां पहुंच चुके हैं और करने क्या जा रहे हैं, इन सब पर बात हमने हरमीत के साथ आज करनी है। हम हरमीत को शामिल कर ही लेते हैं। हरमीत अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग पब्लिक एंड गुड मॉर्निंग टू यू सर एंड आल्सो मुनीजे। कैसे हैं आप सब? हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप ये बताओ, कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही? हमारा तो ख्याल था हजारों लोग आपके पीछे। स्टूडियो में मुझे मिस तो करेंगे ना? हाँ, मिस कर रहे हैं, लेकिन मतलब यह है कि हमारा ख्याल था कि सुबह सुबह इलेक्शन कमीशन के बाहर हजारों लोग इकट्ठे हो चुके होंगे, आप तो अकेले खड़े हो। मैं खुद भी यही सोच रहा था रऊफ साहब कि मैं जैसे आऊँगा तो बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पे आना होगा, लेकिन जब मैं आया तो सिर्फ मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार और मीडिया के जो लोग हैं वो नज़र आए। हालांकि दावे बहुत किए जा रहे थे। जैसे रऊफ साहब, कई जो जलसे या रैलियाँ इस किस्म की मैंने जब भी कवर की हैं तो उसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी टाइम दिया जाता है 1 बजे या 12 बजे, तो उससे कबल हम देखते हैं कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुँच जाती है। लेकिन ये देखें कि अभी आपको यहाँ पे कोई भी विदाउट, जैसे मैंने बात की कि मीडिया के बगैर कोई बंदा आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। पुलिस एहलकार खड़े हैं क्योंकि रेड जोन है, सामने पीएम सेक्रेटरीट है, उस साइड पे अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास पार्लियामेंट है, तो तमाम तर इदारे, हसास इदारे जो है वो यहाँ हैं। और जाहिर बात है मुश्किल तो है यहाँ पे। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कल शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने बड़ी खुल के ही बात की थी कि बिल्कुल उनको वेलकम करेंगे, हम कोई रुकावटें उनकी राहों में नहीं खड़े करेंगे। हालांकि एक चीज़ मैंने देखी सुबह से जब मैं आ रहा था तो मरी रोड जो है वो बिल्कुल क्लीन और ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ थी, बिल्कुल आपको वहाँ पे कोई रुकावटें मैंने खुद नहीं देखी है। तो मैं तो इसलिए जल्दी आ गया था कि मैंने कहा जल्दी जल्दी पहुँचो, शायद बड़े मसले मसाइल होंगे, वही जो पुलिस एहलकार या ट्रैफिक के लोगों ने तमाम तरह रुकावटें डाली होंगी, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो बिल्कुल अब इंतज़ार किया जा रहा है, हम भी इस इंतज़ार में कि किस वक्त मरियम और जो पीडीएम के जितने भी सरबराह हैं वो पहुँचेंगे। रेंजर्स वहाँ पर मौजूद है, पुलिस वहाँ पर मौजूद है और हमारा को होस्ट हरमीत वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जिन्होंने आना है, मरियम नहीं आई है, मौलाना नहीं आए हैं, बिलावल आ रहे हैं या नहीं, इस बारे में क्या खबर है बिलावल ने आपके तो कह दिया वो नहीं जाएंगे। सर इनका कोई पता चलता है? सियासी मैदान में कभी भी एंट्री दे देते हैं। हाँ, बिलावल साहब ने तो पहले ही कह दिया वो नहीं आएंगे। असल में प्रॉब्लम क्या है, कभी कभार इनमें से कई चीज़ें आपने देखी होंगी। भावलपुर का जलसा था तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हमें सामने नज़र आई। जब बिलावल साहब इस होस्ट कर रहे थे एक और जलसे को, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि मरियम साहिबा नहीं पहुँची। तो ये चीज़ें हमने काफ़ी देखी इन लोगों में। लेकिन इस वक्त जो है बड़े दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन आपके सामने सारी चीज़ें। अब ये भी देखना है कि आके इनका जो एहतजाज है किस तरह ये एहतजाज करेंगे, किस तरह। लेकिन फॉरेन फंडिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो 6 साल हो गए हैं इस केस को लटकते हुए। और नवाज शरीफ साहब भी अपने खिताब में परसों ये कह चुके थे कि क्यों जो है इलेक्शन कमीशन घबरा रहा है, क्यों इस पे फैसला नहीं कर पा रही। तो साथ साथ एक तो ये चीज़ें चल रही हैं। हालांकि ये जो केस था ये 2014 में इसके लिए दरख्वास्त दायर की थी और वो भी पीटीआई के अपने ही रुकन थे एस बाबर साहब ने ये दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। और उसके बाद पीटीआई भी काफ़ी, रऊफ साहब आपको याद होगा, पीटीआई ने कई जगह पे जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें भी दायर की। लेकिन इस जो दरख्वास्त थी एस के बाबर के हवाले से जो थी, उन्होंने उसको कहा कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए और अभी तक ये जो मामलात हैं वो चल रहे। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो भी कुछ दिन कबल उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई जो है ये बुरी तरह फंस चुकी है और ज़ाहिरी बात है कि वो इस चीज़ को मान चुकी है कि फ़ॉरेन फंडिंग कैसे हुई, किस तरह पार्टी में अकाउंट होंडी के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र हुए पीटीआई के अकाउंट्स में। तो अब देखना ये है कि पीटीआई के लिए ख़तरनाक मोड़ है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन आज हम देखेंगे कि एहतजाज किस किस्म का होगा, क्योंकि पीडीएम अगर हमने देखा कि जितने भी जलसे हुए तो उसने उसी तरह प्रेशर बिल्ट नहीं किया। रऊफ साहब या मुनीर से आप लोगों ने भी देखा होगा कि होना तो ये चाहिए था कि कल जो शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी काफ़ी अहम थी, लेकिन उसमें भी हमने देखा वो बड़े चिल से नजर आए और बड़े उसने ये बात भी की कि भाई आप आए, बल्कि मैं हलवा अभी पिस्ते वाला हलवा आप लोगों को खिलाऊंगा। ये ऑफर तो हुई शेख साहब की मुझे जानिब ये से, बताओ शेख कि है, आप हमारे साथ स्टूडियो में तो मौजूद रहे, हमारे साथ यहाँ पर भी वक्त गुजारा, लेकिन फील्ड में जाकर, फील्ड में रिपोर्ट करके और वहां से खबर देखकर कैसा लग रहा है आपको? मुनीर से मैं तो फील्ड का आदमी हूँ और जर्नलिस्ट जो जब तक फील्ड में नहीं होता है तो वो मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट को फील्ड में ज़्यादा काम करना चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे सारे जिनसे मिलता हूँ तो आपको खबर जो ग्राउंड पे आप जो खबर उठाते हैं, लेते हैं, देखते हैं चीज़ों को, उसका एक अलग मज़ा है। स्टूडियो में तो जाहिर बात है कि स्टूडियो में चीज़ें एक अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे सच बताएं तो ऐसे वही फीलिंग है जो जाहिर बात है कि मैं जब रिपोर्टिंग करता हूँ तो आज यहाँ पे फील्ड पे आके भी वही चीज़ें लग रही हैं, प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ। क्योंकि कई चैनल पे ये चीज़ें चल रही हैं कि लोग पहुँच चुके हैं, कहीं पे नहीं जो है सोशल मीडिया पे भी बड़ी अफवाहें हैं, लेकिन रियलिटी जो है आप पे, इसलिए मैंने सोचा कि हमारी जो पब्लिक है, गुड मॉर्निंग पब्लिक जो देखती है, तो उनको मैं बताता चलूँ कि फ़िलहाल बड़ा चिल सा माहौल है। बड़ी धूप जो है आप देखें कि धूप का मज़ा भी लिया जा रहा है, भाई लोग बैठे हैं बड़े आराम से चिल होकर। हमारे मीडिया के जितने भी दोस्त हैं वो भी बड़े आराम से बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं कि कब आगे जाके क्या मामला होंगे, जितने दावे किए जा रहे हैं क्या वो भी। जी हरमीत ये बताओ, कल नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी पेशी थी इलेक्शन कमीशन में, उस हवाले से कोई खबर है आपके पास कि कोई डेवलपमेंट हुई या तारीख ही पड़ गई बस कि आगे फिर उनको दोबारा बुलाया जाएगा? देखा, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो भी इस बात पे बार बार ये कर चुके हैं कि भाई हमारी जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून के हवाले से, अभी तक उसका भी कोई जो है रिज़ल्ट नहीं आया। तो एक तरफ तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि दावे दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। अब ये देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी फंसी हुई है, नून लीग कितनी फंसी हुई है। ऑलरेडी चीज़ें इलेक्शन कमीशन में इस पर डिस्कशन हो रही है, अभी तक स्क्रूटनी कमेटी के सामने भी तहरीक इंसाफ जो है वो पेश भी हो चुकी है और जो मौक़िफ़ है वो भी मैंने आपके सामने रखा कि ये जो मौक़िफ़ मुझे वहाँ से मिला है तो उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ हुकूमत ये मान चुकी है कि इस किस्म से होंडी के ज़रिए इनके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। बहरहाल ये उन पीटीआई के उन लोगों का मौक़िफ़ है जो पीटीआई से नाला नज़र आते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि यहाँ पे आज क्या होगा। एक बहुत बड़ा इवेंट है और पूरी तमाम तरह मीडिया भी इधर पहुँची हुई है और अब देखना है कि आवाम को भी बड़े वो बेसब्री से बेचैन नज़र आते हैं, क्योंकि देखिए ये जो सियासी मामला चल रहे हैं। जी अवाम की आपने बात की, अवाम के बारे में ये बता दें, क्या कोई उनको फैसिलिटेट करने के लिए ट्रैफिक के बारे में भी बताया गया कि कौन सा रूट अपनाएं और कौन सा ना अपनाएं? मुझे से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मैं ज़ाहिर बात है मैं जब पिंडी से यहाँ पहुँचा हूँ इस्लामाबाद, इधर ही हमारा ऑफिस है, बिल्कुल बैक पे ही हमारा ऑफिस है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि जो रोड्स नॉर्मली जबकि कोई इस तरह होती है प्लानिंग एहतजाज की अपोजिशन की जानिब से, तो काफ़ी रुकावटें जो हैं खड़ी की जाती हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है उसके अतराफ में कंटेनर खड़े किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो भी इसलिए कि सिक्योरिटी हसास एरिया है। बाकी रोड्स जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं, वहाँ पर नॉर्मल ट्रैफिक जो नॉर्मली चलती है मैंने जो देखी है, मैं वही बात बता रहा हूँ आवाम को भी। और जाहिर बात है मेरे आसपास कई मीडिया के दोस्त खड़े हैं तो मैं उनके सामने क्या कहूँगा, वो भी उसी रूट से आए हुए लोग हैं। तो रोड्स के जो मामला हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। और जिस तरह मैंने बताया आप लोगों को कि शेख साहब पहले ही कह चुके थे कि भाई कोई रुकावट नहीं होगी। इवन यहाँ पे जो रुकावटें थी इस्लामाबाद में, इससे पहले शेख रशीद साहब ने जो ये चार्ज संभाला तो वो रुकावटें भी हटा दी गई थी। हसास एरिया में भी सिर्फ आपको रेड जोन में एक ही रुकावट नज़र आएगी, सरीना होटल के पास, वो भी एक ही रुकावट, ब्रेकर लगे हुए हैं। बाकी शेख रशीद ने कहा है कि आवाम को कोई मुश्किल नहीं होगी। हरमीत, आपसे हम गाहे बगाहे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप इलेक्शन के बाहर से हमें तो साथ ही रखना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी जब हम कहीं और भी जाएं तो हरमीत हमारे साथ ही होगा। उम्मीद यही है। और हरमीत जो है वो कहीं पिस्ते वाला हलवा खाने नहीं निकल जाएगा कहीं पे। बिल्कुल रऊफ साहब। अच्छा, हमारे पास अब अगली खबर ये है कि ब्रेक पे चले जाएं, पहले मेरे ख्याल में ब्रेक से वापस आते हैं। खबर ये है रऊफ साहब कि गंदा पानी कहां पर है, कितने फीसद गंदा है और वहां पे अवाम क्या शिकायत करें, अवाम को बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है।
वेलकम बैक पब्लिक। अब आपको बताएं कि बहावलपुर में जो पानी है वो कितने फीसद आलूदा है। आबी आलूदगी की हम बात करें, 62% जमीनी पानी वहां पर आलूदा पाया गया है, यानी कि पीने का पानी भी मुहैया नहीं होगा और दीगर ज़रूरियात के लिए भी पानी वहां पर मौजूद नहीं होगा। पानी वो बुनियादी ज़रूरत है जो हर इंसान को चाहिए, खा उसको पानी पीना है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं या व्हाट्सएवर, बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन पानी जो बुनियादी चीज़ है वो 62% गंदा बताया जा रहा है। हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है। हरमीत, आपको आवाज़ आ रही है तो आप ये देखें कि बहावलपुर के इलाके से खबर है कि वहाँ का पानी 62% तक आलूदा हो चुका है। उसकी वजह से क्या बीमारियाँ फैल रही हैं, कितने मसाइल हैं, ये काशिफ जफ़र हमारे साथ मौजूद हैं। तो काशिफ जफ़र से बात करते हैं। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी। सर सर, ये बताइए, जो खबर है कि 62% पानी आलूदा है बहावलपुर के इलाके का, एक तो जरा पहले इलाके बताएं, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ का पानी आलूदा है, और फिर ये बताएं बीमारियां क्या फैल रही है, लोगों को मुश्किलात क्या है उसकी वजह से। सर, ये बहावलपुर डिवीजन में एक सर्वे किया गया था एनआरएसपी की तरफ से। उन्होंने 550 पानी के सैंपल लिए थे पूरे पाकिस्तान बहावलपुर डिवीजन से, जिसमें पीसीआर डब्ल्यूआर पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की कि 550 जो पानी के सैंपल्स लिए गए हैं उसमें से 68% पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। अच्छा। उसमें आर्सेनिक की जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा है। सिर्फ 32% जो है पानी जो जिन इलाकों का है वो पीने के काबिल है। उन्होंने बाकायदा वहाँ निशानदेही की, वहाँ पर लिख के लगाया जो पानी पीने के काबिल नहीं है वहाँ पर उन्होंने रेड कलर की मार्किंग, रेड कलर का पेंट कर दिया नलकों पर, और जो आरओ प्लांट्स लगे हुए थे उनमें, और जहाँ पर पानी पीने के काबिल है वहाँ पर उन्होंने ग्रीन पेंट कर दिया कि ये पानी पीने के काबिल है। लेकिन लोग जो है सर इंतहाई जो है वो मुश्किलात का यहाँ पर जो है वो सामना कर रहे हैं। यहाँ पर जो गुर्दों के मरीज है पिछले 2-3 साल में बहुत तेजी से उनमें इजाफा हुआ है। 1,30,000 मरीज जो है सालाना रिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पर सर। बहावलपुर डिवीजन में जो है गुर्दों के अमराज में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। और उसके अलावा जो है सर हेपेटाइटिस बी और सी जो एक मूजी मर्ज है उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। उसमें जो है 50,000 के करीब सालाना लोग रिपोर्ट हो रहे हैं और लोग बहुत ही ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। लोगों का कहना है कि पानी में ऐसी क्या चीज आ रही है। इसी तरह जो यहाँ पर आरओ प्लांट लगाए गए हैं वो आरओ प्लांट पानी को बिल्कुल भी जो है वो साफ नहीं कर रहे। टोटल टीडीएस होता है सर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर, जो इसका फुल फॉर्म है। उसमें अगर देखा जाए तो पानी की जो 1600 से 1800 टीडीएस फॉर्म पाई जाती है पानी में, और वो आरओ प्लांट जो बहावलपुर डिवीजन में लगाए गए हैं पानी को साफ करने के लिए वो उनको साफ नहीं कर सकते। अच्छा। उनका कहना है, माहिरीन का कहना है, अगर किसी माहिर से बात करें आप तो वो आपको बताएंगे कि डुअल आरओ प्लांट जो है वो यहाँ पर लगाने चाहिए, जिससे पानी में जो आर्सेनिक की मिकदार है वो कम हो सके और लोगों को सेहतमंद पानी जो है पीने के लिए मुयस्सर आ सके। काशिफ, आपने डुअल आरओ प्लांट्स की बात की, जरा इस बारे वजाहत कर दें और ये भी बताइएगा कितने आरओ प्लांट्स वहां पर नस्ब हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट्स कितने लगे हुए हैं। मैम, यहाँ पर 32 जो है वो आरओ प्लांट जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो लगे हुए हैं, ठीक है ना। उसमें से अक्सरियत जो है वो खराब पड़े हैं। इस पे मेरी एक रिपोर्ट भी चली थी, मैंने एज लाइव किया था, उसमें मैंने सारी डिटेल्स दी थी। लेकिन अभी तक कोई भी जो इंतजामिया की तरफ से कोई हरकत नहीं आई, उनकी कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि वो इन आरओ प्लांट्स को, फिल्ट्रेशन प्लांट्स को अपग्रेड करें या उनके फिल्ट्रेशन जो अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं उनको वक्त पर चेंज करें। यहाँ पर एक तो बड़ा जो सानिया है वो ये है कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं उन पर जो अमला है वो गायब रहता है सिरे से, वो वहां पर मौजूद ही नहीं होता। और जो फिल्टर्स होते हैं जिनको महीने में 15 दिन में या 2 महीने में उनको चेंज करना चाहिए ताकि पानी का जो मिकदार है वो सही रहे, वो भी चेंज नहीं किए जाते। इस सिलसिले में इंतजामिया को बार-बार जो है वो आगाही। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है काशिफ? जी सर, जी 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 सर। काशिफ, अगर देखा जाए बहुत बड़ी तादाद आप बता रहे हैं, ये तो बहुत ख़तरनाक रेशो है जो आप बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो क्या मुकामी जो MNA MPAs हैं उनके सामने कोई नोटिस या आप लोगों की जानिब से, कोई शहरों की जानिब से कोई उनको नोटिस नहीं दिलवाया गया कि ये देखें कि इतनी रेशो बढ़ रही है और आप लोग क्या कर रहे हैं? इस वक्त ये पानी बहुत बड़ा मसला है। मैं 61% आप कह रहे हैं कि इसमें जहरीले मवाद शामिल हो चुके हैं। तो इंसानी सारी बात है, इंसान को ज़रूरत है पानी पीने की और उसके बगैर इंसान रह नहीं सकता। और बाकी दीगर जिस तरह मुनीज़े ने बात की, काफ़ी सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल है। तो क्या मुकामी MNAs MPAs का क्या ख्याल है इसके हवाले से? कुछ और आए हैं? सर, मुकामी MPAs और MNAs जो है ना वो नंबर ऑफ गेमिंग में लगे रहते हैं, वो इस सिलसिले में जो है ना कोई काम नहीं कर रहे।
मैं कल जो यहाँ पर अभी रिसेंटली कमिश्नर साहब आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल साहब, उनसे इस सिलसिले में मेरी एक मीटिंग हुई, तो उनसे मैंने ये सारे जो है उनका इस चीज को शेयर किया, उनसे बैठ के उनसे बात की, तो उनका यही कहना था कि यार मैंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन मैं इस पे मुझे थोड़ा सा इस पे जो है ना मैं महकमों से नॉलेज ले लूँ, मुझे इस पे थोड़ी नॉलेज है भी, मजीद मैं इस पे नॉलेज ले लूँ, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो कमिश्नर साहब ने ये उम्मीद दिलाई है कि वो आने वाले दौर में इन चीजों को जो है वो क्लियर करेंगे, जो फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हुए हैं उनको चालू किया जाएगा, फिल्टर्स को टाइम पर चेंज किया जाएगा। अब देखें मजीद आगे क्या होता है सर। अच्छा, ये फरमाइए कि पानी को गंदा करने की या गंदा होने की वजूहात क्या है? क्या चीज़ है जो पानी के अंदर जा रही है और मिक्स होकर उसको आलूदा कर रही है? सर सबसे पहले तो जो है ना जो भारतों के साथ एक नाइंसाफी हुई, सिंध तास माहदे के तहत जो है सतलुज को भेज दिया गया, जिसकी वजह से जेर जमीन पानी जो है ना वो बहुत नीचे चला गया, जिसकी वजह से पीने वाला जो पानी है उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक हो गई। उसमें जो है TDS जो है वो ज्यादा मिकदार में 1600 से 1800% जो है TDS पाया जा रहा है सर पानी में। तो जिसकी वजह से जो गुर्दों के अमराज हैं, हेपेटाइटिस के अमराज हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो साबका दौरे हुकूमत थे नून लीग के, उन्होंने यहाँ पर वादे वैद किए कि हम यहाँ पर सतलुज झील के नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उसका कई दफा यहाँ पर जो है ना वो फंड्स आया भी, लेकिन वो फंड्स पता नहीं किस वजह से वापस जो है ना वो वापस चला गया। ठीक है काशिफ जफर, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम हमें ब्रीफ कर रहे थे कि फंड्स तो बहुत दफा मिले, बहुत दफा कहा गया कि आवाम को जो बुनियादी जरूरत है वो मुहैया की जाएगी, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि सिर्फ वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं अब भी और अब से पहले भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। आपने ये भी बताया कि आपकी मुलाकात हुई कमिश्नर साहब से और उन्होंने आपको यकीन दहानी कराई है कि जल्द अज जल्द कुछ होगा, कुछ बेहतरी आएगी। हम भी पुरुम्मीद हैं कि बहावलपुर के लोगों की बात सुनी जाएगी, उनके इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा और पानी साफ। वेलकम बैक पब्लिक। हमने अक्सर देखा है कि अपने दिल की बात अगर किसी ने कहनी हो तो समाजी राब्तों की वेबसाइट का इस्तेमाल बहुत ज़ोरों से किया जाता है, फिर वो ट्रंप हो, वो कोई क्रिकेटर हो, वो कोई मीडिया इंडस्ट्री से हो या कोई भी, लेकिन समाजी राब्तों की वेबसाइट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अब देखा जाए तो फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी एक बात वहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर कह दी है कि मैं खेलूँगा ज़रूर, लेकिन अगर ये मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी और मुझसे मुतल्लिक कोई भी खबरें ना फैलाई जाएं या अपनी जाली खबरों को ना बेचा जाए, मैं खेलूंगा सिर्फ इसी शर्त पर अगर ये मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। और इस मैनेजमेंट से उनकी मुराद रऊफ साहब मिसबाहुल हक की वो बात कर रहे हैं और वकार यूनुस की बात कर रहे हैं। देखा, मैं ना खेलने वाली बातें हैं ना खेलने वाली बातें हैं, इससे कि मैनेजमेंट कौन तब्दील करेगा, ये तो होना नामुमकिन है ना। या साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से चल के बात करते हैं। ये जो उसने बात की है ये क्या ना खेलने वाली बातें, और कुछ थोड़ी सी साउथ अफ्रीका के हवाले से भी बात करेंगे। बिल्कुल दौरा सर पे है, 20 रुकनी टीम है, उनमें से कितने रहेंगे, किन से परफॉर्मेंस की उम्मीद है। या अस्सलाम वालेकुम जी। रऊफ साहब वालेकुम, कैसे मिजाज है? ठीक हो? ये जरा बताओ, ये आमिर ने जो शर्त रख दी कि जी मैनेजमेंट तब्दील होगी तो मैं खेलूंगा, तो ये तो ना खेलने वाली बातें हुई फिर। देखें रऊफ साहब, बात दरअसल ये है कि आमिर की जहाँ तक बात है तो मैं तो उन लोगों में शामिल हूँ जो आमिर को खिलाने के मुखालिफ थे, और मेरा ख्याल है कि आमिर को जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पंप किया, जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आमिर को सपोर्ट किया, एक ऐसे मौके पर जब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक किया, खिलवाड़ किया और पाकिस्तान क्रिकेट को बेचा, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो प्यार, वो चाहत, वो मोहब्बत, वो खुलूस नहीं दिया, लेकिन आमिर को उन्होंने जो है वो सोने का चम्मच मुंह में रखा और गद्दी पर बैठाकर उनको पाकिस्तान टीम में लेकर आए। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ वो कहते हैं ना कि आपकी फितरत नहीं बदलती, तो शायद आमिर को जब 2016 में हम लेकर आए एक ऐसे टाइम पर जब मोहम्मद हफीज और अजहर अली ने ये कह दिया था कि अगर आमिर ड्रेसिंग रूम में होंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह थे शहरियार खान और नजम अजीज सेठी जो क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट थे, उन्होंने उनको पैगाम दिया आमिर तो खेलेंगे, आपको नहीं खेलना तो आप घर जाएं। इस हद तक क्रिकेट बोर्ड आमिर के मामले में चला गया था और आमिर वापस आए, लेकिन आमिर की परफॉर्मेंस में वो रमक, वो चमक, वो धाक नहीं थी जो 2010 में थी जब वो जेल में चले गए थे स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से। लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं, उल्टा उन्होंने जो है वो रेड बॉल क्रिकेट छोड़ दी और फिर वकार यूनुस और अब मिसबाहुल हक को वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जनाब वकार यूनुस और मिसबाहुल हक ने उनको हर जगह डिच किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये कहानियां बड़ी पुरानी है, इस तरह की चीज
होती रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लेवल पर खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी होती रही है, लेकिन अपनी टर्म्स को डिक्टेट करना, ये कहना कि जनाब मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा, ये तो नहीं हो सकता। सही। अच्छा याहिया, आपने जैसा कि बताया कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया, उनको बहुत ज़्यादा सराहा गया, लेकिन मोहम्मद आमिर के क्या गिले हैं, उनके क्या शिकवे हैं, वो क्या कहते हैं? देखिए, आमिर के साथ जो कुछ हो गया, तो मेरा ख्याल है आमिर को तो सर झुकाकर खेलना चाहिए और आमिर को तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बात दरअसल ये है ना कि चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। एक तो चोरी सीना जोरी, वो वाला आमिर का मिसाल इस वक्त बनकर सामने आया है। जो बातें आमिर कर रहे हैं उनमें कोई इख्तलाफ मुझे नहीं है कि खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान टीम की सतह पर, बोर्ड की सतह पर नाइंसाफियां होती रही हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आमिर का ये कहना कि जनाब मिसबाह और वकार ड्रेसिंग रूम में रहेंगे तो मैं पाकिस्तान टीम में नहीं आऊंगा, तो मेरा ख्याल है उनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंसीडर करना ही नहीं चाहिए। कल वो बोलेंगे भाई ये चेयरमैन नहीं होना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड जो है वो मेरी मर्जी की टॉप ग्रीन पिचेस बनाए जहां पर मुझे विकेटें मिले, जहां पर मैं कामयाब हूं। तो क्या ऐसा हो सकता है? आप शो कर रही हैं, रऊफ साहब शो कर रहे हैं, तो आप कहेंगे जी मेरी इतनी सैलरी होनी चाहिए, मुझे फला गाड़ी चाहिए, फला जो है वो कैमरामैन होना चाहिए। इज दैट नॉट पॉसिबल? आई थिंक या ये बताओ कि इसी तरह चलते हैं आगे। आमिर ने जो लेगेसी एक अपनी छोड़ी, मतलब एक कम से कम 2010 तक उसकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार थी, उस लेगेसी को लेकर चलने वाले आगे बॉलर हैं। अगर आमिर निकलता है तो क्या कोई खला तो नहीं पैदा हो जाता? क्योंकि फास्ट बॉलिंग के शोबे में अभी देखा जाए तो बड़ी इमेच्योर है पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है और उसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रही वो, तो ये कमी का आपको एहसास नहीं होता? रऊफ साहब, अगर आमिर ना भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आमिर आ भी जाएंगे तो कोई, मेरा ख्याल है तोपे नहीं चल जाएंगी कि आमिर आएंगे तो हमारी बॉलिंग जो है वो आंखें मलती हुई खड़ी हो जाएगी, हमारी टीम जो है वो मैच जीतने लगेगी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि आमिर तो खुद डिक्लाइन के ऊपर है ना। आमिर की बॉलिंग रफ्तार है वो 123 125 पर गेंद डाल रहे हैं। उनको जो है वो बॉलर्स में, अब वो बॉलर्स में उनको शुमार नहीं किया जाता जब वो 2010 में थे। और सबसे बड़ा जो मसला है आमिर के साथ वो ये कि उन्होंने राइटिंग ऑन द वॉल को जो है वो रीड कर लिया है। क्योंकि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो उस टीम में तो आमिर की जगह ही नहीं बन रही। वहां पर हारिस रऊफ हैं, वहां पर शाहीन शाह अफरीदी हैं, वहां पर वहाब रियाज हैं और जो बेंच स्ट्रेंथ है आपकी वहां पर हसनैन बैठे हुए हैं। अभी दिलबर ने पाकिस्तान टीम में एंट्री देनी है तो आमिर तो रेड बॉल क्रिकेट खेलते ही नहीं है, तो आमिर की अब टीम में जगह बन ही नहीं रही है। और ऐसे में आमिर की जो बॉलिंग की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा सवाल उठा रही है। और अभी मैं बताऊं, लंका प्रीमियर लीग में 5 मैचों में वो सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके थे और एक ऐसा मैच भी था जहां 2 ओवर में उन्होंने 45 के लगभग रन दिए थे। तो आमिर ने ये सारी चीजों को देख लिया है। याहिया, बिलखुसूस अगर रवैये की बात की जाए, बिहेवियर की बात की जाए या रिस्पॉन्स और रिएक्शन की बात की जाए तो मिसबाह और वकार ने तो ये कह दिया कि अगर आमिर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो वापस खेल सकते हैं, लेकिन आमिर का रवैया और जो रिएक्शन है वो तो हमने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर देख लिया। तो इस तरह का रवैया एक प्लेयर को कहाँ ले जाता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि आमिर का तो चैप्टर अब क्लोज कर देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आमिर के मामले में जो है वो किसी सोच के बगैर काम करना चाहिए और आमिर का चैप्टर तो अब क्लोज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आमिर को लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि आमिर, अब मेरा ख्याल है उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होना चाहिए, भाई वो परफॉर्म करें जिस तरह बाकी खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं और टीम में आते हैं। देखा मैं याया की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा ज़रा कर लें। 20 प्लेयर हैं, आमिर तो नहीं रहे, वो तो अब चैप्टर क्लोज हो गया, चलिए। लेकिन इन 20 प्लेयर में से 16 की टीम अगर आप सेलेक्ट करें, आप कौन से 4 प्लेयर हैं समझते हैं जिनको साउथ अफ्रीका की टीम के लिए के खिलाफ खेलने के लिए रखा जाएगा, और कौन से 4 प्लेयर होंगे जो नहीं 16 प्लेयर होंगे जिनको रखा जाएगा और 4 प्लेयर होंगे जिनको फारिग किया जाएगा? देखिए रऊफ साहब, एक कंफ्यूजन है और लोग ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और मैं आपकी भी नॉलेज में यहाँ पर इजाफा करना चाहूंगा। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया रूल है, ये जो कोविड की सिचुएशन में अब मैचेस हो रहे हैं, तो आपको अब जो है वो 20 रुकनी टीम का ही ऐलान करना है क्योंकि बायोसिक्योर बबल में टीम ने रहना है। अगर आप ये सोच रहे हैं 4 खिलाड़ियों को आप रिलीज कर देंगे तो वो 4 खिलाड़ी जो है वो टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठेंगे, लेकिन वो होटल में जरूर मौजूद रहेंगे। अगर किसी खिलाड़ी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपने इन्हीं 4 खिलाड़ियों में से अपने स्क्वाड को मुकम्मल करना है। तो ये एक एसओपी है जिसको फॉलो किया जा रहा है। और जहां तक आपका सवाल है कि वो 4 खिलाड़ी कौन से होंगे जो कि आपको लगता है कि
आप 16 खिलाड़ियों में नहीं होंगे, जिनमें से 16 में से 11 खिलाड़ी पहले टेस्ट मैच के लिए कंसीडर किए जाएंगे। तो अगर आप मुझसे मेरी राय मांग रहे हैं तो मुझे लगता है कि सलमान अली आगा मुझे नहीं लग रहे। उसके अलावा मुझे आपके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ऑलराउंडर कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेलते हैं, नवाज, इस वक्त मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा, मोहम्मद नवाज। और उसके हमारे अब्दुल्ला शफीक जो कि न्यूजीलैंड में 2 T20 मैचों में कुछ नहीं कर सके थे, और एक और खिलाड़ी, ये हारिस रऊफ, मुझे लगता है कि ये 4 खिलाड़ी नहीं होंगे। सही। अच्छा याया, हमारे साथ हमारे को होस्ट हरमीत भी हैं और वो भी शामिल गुफ्तगू होना चाहेंगे। हरमीत। जी जी बिल्कुल मुनीज़े, जिस तरह यहिया भाई ने बात की कि ज़ाहिरी बात है मोहम्मद आमिर भी ज़िद पे अड़े हुए हैं। इससे कबल जो उसने बात की कि मोहम्मद हाफिज़ और दीगर जो खिलाड़ी थे वो भी ज़िद पे थे कि आमिर आएंगे तो हम खेलेंगे नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि कब हम अपने मुल्क के लिए खेलेंगे, क्योंकि ये ज़िदबाजियाँ चल रही हैं, ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये अना की जो सियासत तो ऑलरेडी इन हो चुकी है हमारे क्रिकेट में भी। तो क्या आप नहीं समझते यहिया भाई कि ये मामला जो चल रहे हैं इससे क्रिकेट को कितना नुकसान होगा आगे जाके, बल्कि हो रहा है? देखिए हरमीत जी, मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही स्ट्रेट लाइन है जो ड्रॉ होनी चाहिए। जो मुल्क के साथ खिलवाड़ करे, जो मुल्क के साथ खेले, जो मुल्क का नाम खराब करे, उसको दोबारा जो है वो ये प्राइड नहीं मिलनी चाहिए। मोहम्मद हफीज जो कि पाकिस्तान के एक्स टेस्ट कैप्टन है, वो ये कहते हैं कि उसको दोबारा ये स्टेज नहीं मिलना चाहिए, दोबारा उसको जो है वो मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। और मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ कि जो एक बार पाकिस्तान क्रिकेट को बेच देना, जो मुल्क का नाम खराब करे, उसको दोबारा वो कोई और काम कर ले, लेकिन उसको टीम के साथ मौका दोबारा नहीं मिलना चाहिए। आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, आपको ये बताना चाहिए दूसरे लोगों को, जिनको जितनी भी बड़ी ऑफर मिले वो ये सोचें कि भाई अगर हमने ऐसा किया तो हम दोबारा मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे। मुल्क से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और ये तो आप उन खिलाड़ियों से पूछें जब पाकिस्तान का तराना बजाया जाता है गैर मुल्की सरजमीन पर और वो खड़े होते हैं, कितना फख्र महसूस करते हैं। तो जो मुल्क के साथ मजाक करे उसको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। और जहां तक आमिर की आप बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, मेरा ख्याल है आमिर का चैप्टर जो है वो क्लोज कर देना चाहिए और मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए कि जी आमिर अब मजीद नहीं। थैंक यू याया, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। बड़ा एक मुहिब वतन आदमी है, मुझे पता है, और उसने मुल्क की खातिर ये बात की है। अच्छा, अब एक ऐसे बंदे की बात कर दें जो इतना मुहिब वतन नहीं है लेकिन उसके बावजूद उसने एक नोट छोड़ा है। ये नोट मेरे पास मौजूद है, मेरे ख्याल में आपके पास भी मौजूद होगा। रऊफ साहब, उसने चोरी करने के बाद ये नोट छोड़ा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वाकया भी जरा बता दो ना, वाकया क्या हुआ है? वाकया ये हुआ है कि एक कार से उसने टायर चोरी किए और कार के टायर चोरी करने के बाद, अच्छा मजे की बात यह है कि रोमन जबान में उसने लिखा है, जिसका मतलब यह है कि वो कुछ अंग्रेजी की शुद्ध रखता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। और उसने, यानी वैसे तो ये देखा जाए तो रऊफ साहब अलमिया है। देखिए कितने अफसोस की बात है कि हम यहाँ पर खड़े हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो उसने रोमन लैंग्वेज में लिखा है, जैसे कि आपने भी बताया, कुछ पढ़ा लिखा भी मालूम होता है। लेकिन यहाँ तक नौबत आ गई है कि अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए उसने एक गाड़ी के टायर चोरी कर लिए हैं। अब अगर इनको बुनियादी जरूरियात नहीं दी जाएंगी, सहूलियात नहीं दी जाएंगी, खाने को नहीं दिया जाएगा, नौकरियां नहीं दी जाएंगी, इतने वादे तो किए गए, लेकिन हो क्या रहा है? तो 4 दफा तो इसी तरह के नोट, इसी तरह के नोट चल रहा होगा स्क्रीन पे, हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा है। हरमीत जी, आप देख रहे हैं, ये आपको पता चल रहा होगा कि एक साहब ने गाड़ी के टायर चोरी किए और साथ में एक नोट लिख के छोड़ गए। और वो नोट ये है कि जनाब, मैं एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है जनाब के मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मजबूरी ये काम करना पड़ रहा है, बराए करम मुझे बद्दुआएं ना दी जाएगा। रऊफ साहब, देखा जाए बिल्कुल, रऊफ साहब जब भूखा पेट हो तो वो खाना ही मांगता है, और फिर जब आपके पास तमाम दर जो रास्ते वो बंद हो जाएं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। बड़ी खबर जो है अगर देखा जाए तो टायर वो चुराता है और फिर नोट भी लिखता है कि भाई ऐसे कई वाक़यात सोशल मीडिया पे आते हैं और साथ में एक सबक भी हमें देते हैं कि जो जिस तरह आप देखें कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है इस वक्त, हम देखें तो इर्द गिर्द क्या माहौल है, क्योंकि जाहिर बात है कि जो जिसके बच्चे भूखे हों, जिसका खुद का पेट खाली हो, जिसको खुद भूख से वो निढालो, तो उसको फिर जब रास्ते ही बंद हो जाते हैं तो फिर इस किस्म की चीज़ें। लेकिन हाँ, खबर बड़ी है इंटरेस्टिंग कि जिस तरह उसने नोट छोड़ा है साथ में कि भाई मामला ये है। तो मुझे आप क्या कहेंगे इसमें? मैं तो मुझे तो बड़ी अच्छी खबर लगी। हम अगर इस खबर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं तो हम इसे अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि उसने जो ये हरकत की कि ये नोट छोड़ दिया, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हम इस तरह की दोनों बातें होनी चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। एक तो चोरी को कंडेम करें हम, बिल्कुल चोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में
स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, यानी एक तरफ तो हम ये कहते हैं रियासत मदीना, बिल्कुल जी। जिसके बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का मतलब है कि अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा होगा तो उमर से पूछा जाएगा, खलीफा से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि अगर कोई भूखा है, उसके बच्चे भूखे हैं, तो फिर जाहिर है कि ये सरबराहान उस इलाके के MPA, उस इलाके के MNA, उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए, या पूछा जाएगा कि ये आदमी भूखा है, इसके लिए कोई इंतजाम करे। अगर ऐसा होगा तो फिर चोरी नहीं होगी। तो हमें ब्रेक की तरफ जाओगी बिल्कुल, आप? हम पर उम्मीद हैं कि आवाम को उनके साथ जो किए गए वादे पूरे कर दिए जाएं, ताकि इस तरह की चीज़ों से हम बाहर निकल आएँ। आगे भी हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्टोरीज पर बात करते हैं, लेकिन अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। पब्लिक डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं फरहान अयूब, हु इज जस्ट 27 इयर्स ओल्ड और 21 रिकॉर्ड्स बना चुके हैं गिनीज वर्ल्ड में। और ये भी आपको बताती चलूं, जिससे ये बहुत अहम बात है, इंडियन मार्शल आर्ट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है। और ये खुद एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नहीं है। इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स, इतनी ज़्यादा फतूहात और शोहरत या कामयाबी किससे इंस्पायर होकर ली फरहान? मैं ब्रूसली से इंस्पायर था। मैंने बचपन से ब्रूसली, मोहम्मद अली बॉक्सर और माइक टायसन, इनकी फिलोसफीज पढ़ी हुई थी। तो इनकी फिलोसफीज में वाज़िया लिखा हुआ था कि आप खुद से भी मार्शल आर्ट डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग 7 साल की उम्र से खुद से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा जी। तो क्या मतलब रोज़ क्या आप कोई ख़ास चीज़ प्रैक्टिस करते हो? कितनी देर प्रैक्टिस करते हो? कितनी देर लगाते हो एक्सरसाइज करने में? प्रैक्टिस सर इसकी रोज़ की, जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जब ब्रेक करना होता है तब तो 7-7 घंटे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक रिकॉर्ड के लिए। लेकिन आम रूटीन जैसे मेरी है तो 2 घंटे लाजमी ट्रेनिंग है। 1 घंटा सुबह के टाइम ट्रेनिंग है, 1 घंटा शाम के टाइम ट्रेनिंग। अच्छा, और क्या मतलब उस प्रैक्टिस में होता है? उस प्रैक्टिस में सर कार्डियो एक्सरसाइज होती हैं, किक होती हैं, पंच होते हैं, जिमनास्टिक्स के कुछ स्टेप्स होते हैं। इस तरह मतलब मिक्स काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो होती है सारी। अच्छा, और किसी जिम में जाके करते हो या घर पे जिम बनाया हुआ है? नहीं सर, मेरा कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, मैं कहीं पर भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। घर में, पार्क में, सड़क पर। मैं बचपन से ये देखने वालों के लिए खासतौर पे बड़ी ज़रूरी बात है कि आप ये कहें कि आप अपने घर में भी अपना एक इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी के लिए सर, इसी मकसद को करने के लिए कि पाकिस्तानी अवाम को मैं फिजिकल फिट देखना चाहता हूँ, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी एक स्टार्ट किया, जिससे आप आसानी से कोई भी एक्सरसाइज घर में सीख सकते हैं। नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, मतलब हर उम्र के लोग, खवातीन भी। आपके बारे में तो मैं यही कहूंगी कि यू आर लकी कि आपने जो चाहा वो 6 साल करियर में अपने अचीव किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पब्लिक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और बहुत सी खुसूसियात है उनमें, बहुत काबिलियत है, लेकिन वो इस फोरम तक नहीं पहुंच पाते। आप यहाँ कैसे पहुंचे? अपना तजुर्बा शेयर करें। जी, मेरा तजुर्बा काफ़ी मतलब टफ है, मुश्किलात से भरा हुआ रहा है शुरू से। मतलब मुझे कोई स्पोर्ट नहीं रही, माली स्पोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं रही खैर हुकूमत की तरफ से, वो अभी भी नहीं है। तो वो तो मैं वज़ीर आला से आज भी अपील कर रहा हूँ कि वो इनामी रकम दें मुझे, जैसे कि क्रिकेटर्स को आप पैसे देते हैं। जरा अपील तो कर दें प्लीज। मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि जैसे कि आप क्रिकेटर्स जो हैं वो अगर हार भी जाएं तो उनको पैसा मिलता है। तो जो हम तो जब जीतते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, इंटरनेशनल अचीवमेंट होती है, तो उस पर मेरी उनसे अपील है कि वो इनामी रकम मुझे दें, अपने पास बुला के अप्रिसिएशन देंगे। एक स्पोर्ट्स पर्सन का भी हक है, मेरा भी हक है, उनका ये फर्ज है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का। तो लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह का शुक्र है, मैं कोशिश करता रहा। इस तरह मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड 2014 में ब्रेक करना शुरू किए। तो मेरा सफर मुश्किलात से भरा हुआ है, लेकिन मेरा ये लोगों को कहना होता है कि वो मुश्किलात आए भी तो फेस करें उसको, मतलब डरे ना उस। एक बात पूछूं, अगर आप अपील करने के लिए ऐसे जोश और वलवले के साथ जाओगे तो अपील मंजूर होगी? लेकिन देखिए, कॉन्फिडेंस अपील का एक अंदाज होता है, बड़ा ही मुअद्दबाना और प्यार से कहकर अपनी बात मनवाई जाती है। ऐसे धड़ल्ले से कहोगे तो नहीं मानेंगे। देखिए, मैंने काफी अर्से से प्यार से मैं उनसे कह रहा हूँ, अभी मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी उनसे अपील है। अपील का मतलब यही है कि आप उनसे, एक गुजारिश है मेरी उनसे। वैसे कौन तरीका भी हो सकता है? अच्छा, हरमीत भी है हमारे साथ। हरमीत बड़े अच्छे तरीके से बता सकता है कि वो तरीका क्या है। पाजी, अच्छा, हरमीत हमारे को होस्ट हैं, वैसे अभी एक इलेक्शंस वाले पॉइंट पर खड़े हैं, लेकिन अभी हम उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते। रऊफ साहब, आप बताएं क्या तरीका है? मैं वो कह रहा हूँ कि दूसरा तरीका ये कि मार्शल आर्ट्स की ये बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा करके कि मेरी अपील सुनो नहीं तो आगे वाले मतलब खतरे का वो मसला बन जाएगा उनके लिए। अच्छा, अब इसके लिए ये भी जरा बात बता दो कि इतनी एक्सरसाइज करने के लिए और इतना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए क्या कोई स्पेशल डाइट की जरूरत है या आप आम खुराक खा सकते हैं? सर, आम जो पब्लिक है वो यही सोचती है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक किए होंगे, उसकी पता नहीं कौन सी डाइट होगी। तो मेरी आम डाइट है, अम्मी के हाथ का खाना है सिर्फ। और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक आप कर सकते हैं घर का खाना खा के भी। आप बाहर के खाने को अवॉइड करें, घर का खाए में ट्रेनिंग के ऊपर होता है, डाइट इसमें कोई इतनी खास जरूरत नहीं होती। देसी खाने खा सकते हैं। आप भी लाहौर से हैं और लाहौरी है, पाए, बौंग, नाश्ते में चने, लस्सी, इसके बगैर नहीं होता। क्या आप भी इसी डाइट के साथ यहाँ तक पहुंचे? नहीं, ये मुझे नहीं याद कि मैंने आखिरी बार पाए कब खाए हैं या नान कब खाए, मुझे ये याद भी नहीं पड़ रहा। ख्वाब में?
पता नहीं कितने साल मतलब गुजर गए, लेकिन आप ये चीजें खाने से ना बीमार होंगे। ये चीजें खा के आपकी फिजिकल फिटनेस बिगड़ जाएगी और आपको वेट के प्रॉब्लम होंगे, वेट बढ़ जाएगा, इस तरह के मतलब मसले हैं। तो मैं इन चीजों को अवॉइड करता हूँ हमेशा। ये बताओ कि अभी थोड़ी सी तफसील में जरा के कौन कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे पहला कौन सा था? मेरा से सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था दी मोस्ट किप अप्स इन 1 मिनट। ये किप अप एक स्टेप है मार्शल आर्ट का, आप जमीन पे लेट के जंप करके उठते हैं। ये 1 मिनट में 22 यहाँ से आपने लेटे में पीछे को आप पीछे और हाथ लगा के हमने जंप किया। और कितनी दफा किया था फिर? ये मैंने 22 दफा था बरतानिया का रिकॉर्ड, तो मैंने किया था 34 टाइम्स। ये मैंने ब्रेक किया था इस तरह। ये एक था। फिर उसके बाद सेकंड मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था दी मोस्ट नो हैंडेड किप अप। नो हैंडेड में ये होता है कि आप हाथ भी नहीं लगाते, सिर्फ सर की मदद से जंप करके उठते हैं, जिससे मुझे गर्दन की बहुत दफा इंजरीज हुई थी प्रैक्टिस के दौरान। वो मतलब सबसे टफ रिकॉर्ड है मेरा। तो वो ब्रेक किया था मैंने इस तरह। वो भी 20 के मुकाबले में 25 मैंने कर दिए थे। फिर आगे जाके मैंने चैलेंजिंग कैटेगरीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए, जिसमें स्पून ट्विस्ट एक होता है, स्पून को ट्विस्ट करना एक रिकॉर्ड होता है। गोल बॉल को पांव से उठा के 5 फीट के फासले पर लेके जाना होता है, वो है। 1 मिनट में कितनी दफा बॉल्स लेके जा सकते हैं, मैं 12 लेके गया था, 9 का रिकॉर्ड था। तो इस तरह मतलब चैलेंजिंग कैटेगरीज के आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स से हटकर भी मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं हर कैटेगरीज के। 7 कंट्रीज जैसे के हैं दुनिया के इसमें शामिल। अच्छा ये बताओ कि अब ये चीज़ें जो हैं मतलब आप करने के लिए आप कह रहे हैं 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो, 1 घंटा शाम को प्रैक्टिस करते हो, तो ये चीज़ें तो 21 हैं जो आपने रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये बाकी चीज़ें कहाँ से कर लेते हो, कैसे मिल जाती हैं? वो कहीं खास मतलब मैं दोबारा वही पूछ रहा हूँ कि कोई खास जगह है जहाँ पे रख के आप मैंने फर्ज किया वो ट्विस्ट करने के लिए या ये करने के लिए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। घर के चम्मच मैंने खराब किए, मतलब ये बाजार से आपको खरीदने पड़ते हैं। चम्मच खराब नहीं ये बाजार से आपको बाय करने पड़ते हैं और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब घर में मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने ट्रेनिंग जब स्टार्ट की थी तो सड़कों से शुरू की थी, तो वहाँ पर मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ, और अगर जिम हो तो वहाँ भी कर लेता हूँ। अच्छा फरहान, हमें ज्वाइन कर लिया है हरमीत सिंह ने, बड़ा मुनफरद उनका भी अंदाज है, उनसे कर लेते हैं बात। हरमीत बाजी, आप ये बताएं कि तुसी कर सकते हो सब कुछ? ट्राई तो कर रहे हैं, देख लो। मैं हमें ट्राई करना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बीच में से राउत साहब अनफॉर्चुनेटली कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन मैंने शुरुआत में कई चीज़ें जब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन किया तो कई सारी चीज़ें के बड़ी अच्छी लगी कि बड़ी कम एज में इतनी सारी अचीवमेंट्स, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बच्चे को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है, मैं समझता हूँ। और हर बंदा अपना जो किरदार अदा कर रहा है मुल्क के हवाले से कर रहा है, तो उसको सैल्यूट पेश करना चाहिए। बिल्कुल एक अज़म है जिसका फरहान ने भी जिक्र किया है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्यों मैं आपको बताऊं। अब ये आप लोगों ने कहा कि एक छोटी एज में इतनी अचीवमेंट्स, तो मेरी नजर में जो ना मैंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ 5% किया अभी तक। 95% मुझे भी करना है। उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, उसमें पाकिस्तान की आवाम के लिए भी मेरी ख्वाहिशात है काफी करने की। तो अभी काफी कुछ करना बाकी है मेरी नजर में, मेरी वालिदैन की नजर में। तो इसीलिए मैंने आपको बताया भी कि मैंने चैनल भी एक बनाया लोगों को फिजिकल फिटनेस के लिए, उसका नाम है फिट एंड एक्टिव 24/7। इस पे आप जाएंगे तो आपको मेरी एक्सरसाइज मिलेंगी इजी वे। खेल में तो आप बाजी ले गए हो, तालीमी मैदान में कहां पर स्टैंड कर? तालीमी मैदान में देखें, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं ना वो तालीम के अंदर थोड़ा हल्का होंगे, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा 4 में से 3.6 CGPA है। मेरा पढ़ाई पर भी फोकस है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो इंसान स्पोर्ट्स करता है उसका ब्रेन ज्यादा काम करता है, तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से स्टडी करता है। मैं भी मीडिया फील्ड में हूँ और मीडिया पढ़ रहा हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं भी एंकर बनना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह बड़े हैंडसम आदमी हो आप, आपको मौका जरूर मिल सकता है। मतलब ये मुनीज़ जी आपकी छुट्टी होने वाली है फिर। नहीं ऐसी बात नहीं, सबकी अपनी अपनी जगह लाने। नहीं मुनीज़े मतलब उससे फरहान से रिप्लेस किया है, मुनीज़े को अपनी जगह नहीं किया या मेरी जगह नहीं किया। उसको पता है ये उसके बस की बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है जो फरहान करे। अच्छा फरहान, पब्लिक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं, आप अपने आप को मेंटेन कैसे करते हो? क्योंकि लाहौरी ये खाबों के शौकीन होते हैं और कराची के भी अपने कुछ बड़े अच्छे खाने हैं वहाँ के ट्रेंडी। तो किसी ने अगर अपने वेट पर कंट्रोल रखना है तो क्या करे? उसको खुद को समझाना पड़ेगा, खुद को खुद मोटिवेट करना पड़ेगा। अच्छा। उसको कोई मकसद बनाना पड़ेगा जिंदगी का। जब गोल होगा ना तो आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे। अगर आपको ये है कि भाई आप शीशे के सामने खड़े हो, अपने आप को रोज देखें सुबह, सोचे यार मैं ठीक नहीं लग रहा, फिजिकल फिट मुझे दिखना है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि मैंने अच्छे भी दिखना। अच्छा दिखना भी जरूरी है इंसान को। जब अच्छा दिखना है तो उसमें पतला दिखना भी जरूरी है। उसके लिए आपको फिर एक शौक पैदा होगा कि भाई मैं अपने आप को रोज ट्रेन करूँ, एक्सरसाइज वगैरह करूँ। ये मैं आम पब्लिक के लिए मतलब कह रहा हूँ, तो इस तरह से शौक के अंदर आ सकता है। अच्छा बस आखिरी बात ये बताओ कि कौन कौन से रिकॉर्ड रह गए हैं जिनके बारे में आप समझते हैं और उसके लिए क्या प्रैक्टिस चाहिए? सर अभी मैंने आगे इंशाल्लाह मार्च अप्रैल के महीनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं, स्पून ट्विस्टेड के और भी डिफरेंट करने हैं। तो उसकी प्रैक्टिस मतलब एक्सरसाइजेस वगैरह हैं,
अब मैं आजकल भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं आगे भी एक्सरसाइज करूंगा, तो वो रिकॉर्ड्स मैंने ब्रेक करने हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के मतलब हैं अभी भी, लेकिन ब्रेक तो मैंने करने हैं इंशाल्लाह। 21 के ऊपर मैंने नहीं रुकना, आगे भी मैंने इससे बढ़ना है इंशाल्लाह। कौन कौन से मुल्क का सफर कर चुके हैं अब तक? सर सफर तो ऐसा किसी मुल्क का नहीं किया, पाकिस्तान में रह के आप दूसरे पाकिस्तान में रह के किया पाकिस्तान में रहकर आप ब्रेक कर सकते हैं गिनीज के रूल्स के मुताबिक। आप ये भी लोगों के लिए जरूरी है जानना कि आपको कहीं बाहर नहीं जाने की नहीं जरूरत। सर, कोई इसका मसला नहीं होता, ना कोई इसका इस तरह से खर्चा होता है कि आपको फॉरेन कंट्री जाना जरूरी है। आप अपने मुल्क में अमेरिका, मैंने बरतानिया, भारत, इन सब मुल्कों के रिकॉर्ड अपने मुल्क में रह के ब्रेक किए हैं, तो इसके लिए कोई इस तरह के खर्चात नहीं होते कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना, बस मेहनत होती है ज्यादा। सही है फरहान, आपने यहाँ पर आए हमारे स्टूडियो में वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और फरहान ने ये कहा है कि वो इस तरह के और आजाद अपने नाम करेगा, पाकिस्तान के नाम करेगा, अपनी आखिरी सांस तक करेगा। और इस तरह का जज्बा अगर तमाम पाकिस्तानियों में हो तो फिर पाकिस्तान कहां से कहां जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। अब एक ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि बेकारी जो हर जगह, हर सड़क किनारे, हर सिग्नल पर मौजूद हैं, वो कहां जा रहे हैं, जानने के लिए हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस पब्लिक। वेलकम बैक पब्लिक। अब जो लोग हमें जहां जहां बैठकर इस वक्त देख रहे हैं, घर में, शॉप्स में, ऑफिसेज में, मार्केट्स में, यकीनी तौर पे आप लोगों ने भी देखा होगा ऑफिस आते हुए या जहां पर भी, यूनिवर्सिटी जाते हुए, स्कूल जाते हुए, कि रास्ते में बहुत ज्यादा भिखारी हुआ करते थे। अब कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ कम क्यों हुए रऊफ साहब, कहाँ चले गए? अच्छा, पता नहीं तुम्हारे रास्ते में कम होंगे, मेरे रास्ते में कम नहीं है। नहीं, पंजाब मेरे तो घर के रब्बू तो उसने कहा ना कि अच्छा। वो जहां जहां से गुजरे वही कहकशां बिछा दी। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तुम वो था इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। मैंने उसको तब्दील कर दिया कि वो जहां जहां से गुजरे वही कहकशां बिछा दी। अच्छा। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं भिखारी है, लेकिन भिखारी है बहुत ज्यादा। तो मुझे तो अजीब-ओ-गरीब किस्म का पाला पड़ता है। अच्छा। यानी वो ये है कि कोई जो है वो यूं करके हाथ आ रहा है और वो देखो थोड़ी देर बाद वो जनाब बिल्कुल हाथ उसका सही होता है। अच्छा। कोई जो है वो लगड़ाता हुआ चलता आ रहा होता है। अच्छा। मैं अमूमन बैक मिरर में चलने के बाद उसको देखता हूँ, जब लाइट होती है तो वो बिल्कुल ठीक चल के जा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ इदरीस शेख मेहर में इनके तजुर्बे भी देख लें। सड़क पे मौजूद है इदरीस, सड़क पे मौजूद है और हरमीत भी मौजूद है। इनके इलाकों में क्या पोजीशन है? ये भिखारी लानत है एक, मतलब इसको खत्म किया जाना चाहिए। और आम आदमी से भी हमारी दरख्वास्त है, भिखारियों को खत्म नहीं करेंगे, गुर्बत को खत्म करेंगे। गुर्बत को खत्म करें, लेकिन इनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी खत्म होना चाहिए। एक बड़े, इनको लेने से पहले मैं बता दूं कि एक यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर थे बाहर से आए हुए, उन्होंने कहा ये लानत यहाँ से खत्म इसलिए नहीं हो सकती कि हर आदमी समझता है कि मैं 5 रुपए देके या 10 रुपए देके सीधा जन्नत में जाऊंगा। इसकी बजाय इन्हीं फाउंडेशन को पैसे नहीं देंगे जहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जाता है। फाउंडेशंस, इस तरह की फाउंडेशन जो है उनको पैसे नहीं देते लोग, बजाय इसके वो 10 रुपए दे के 5 रुपए दे के जन्नत का टिकट कटा रहे होते हैं। खैर इदरीस है, सही, ठीक है, इदरीस से कर लेते हैं बात। इदरीस, आप इस वक्त कहाँ पर खड़े हो और वहां पर क्या कोई भिखारी नजर आ रहा है आपको, हमें बताएं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरबार दाता साहब जो है भाटी गेट उसके करीब ही मौजूद हूँ और यानी आप भिखारियों के बीच में मौजूद हैं। जो कि बुनियादी तौर पर गढ़ है भिखारियों का। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन और लारी अड्डा, ये वो खास मुकामात हैं जहाँ पर भिखारी बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। और दाता साहब तो ये वो जगह है जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग अकीदत के हवाले से यहाँ पर आते हैं, और जब यहाँ पर आते हैं तो वो सवाब की नीयत से यहाँ पर वो भिखारी जो मौजूद होते हैं और उनको ये लगता है कि शायद वो यहाँ पर जो मन्नत या मुराद मांग कर आए हैं, जो उन्होंने दुआ मांगी है, वो उनकी अब जरूर पूरी होगी। तो उसकी वजह से ये है कि जो असल हकदार लोग हैं उनका भी हक मारा जाता है, जो सफेद पोश तबके से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में एक रिसर्च की थी और वो रिसर्च ये थी कि पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फयाज और सखी जो लोग हैं, जो अक़वाम है, उनमें शुमार होते हैं। लेकिन इसी ये जो कमजोरी है आम लोगों की, पाकिस्तानियों की, उसका फायदा उठाता है ये जो एक भिखारी माफिया है। कोई भी लाहौर की सड़क, चौराहा, चौक, कोई दरगाह, कोई दरबार, कोई मस्जिद, कोई मार्केट ऐसी नहीं है जहाँ पर ये भिखारी ना हो। और उसके बारे में जो तुजार हजरात हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जाता है कि ये भिखारी हैं जिनकी वजह से उनके कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो लोग हैं वो भी, अभी जैसे रऊफ साहब ने ये कहा कि लोग सवाब की नीयत से ये काम करते हैं और उनको लगता है कि वो 5 रुपए 10 रुपए खर्च करके जो है वो सीधे जन्नत में जाएंगे। कुछ इस तरह से ही है, ये हौसला शिकनी नहीं की जाती। ये तो
आम शहरियों की नफ्सियात है। लेकिन अगर इसमें हुकूमती महकमे देखे जाए तो रोजाना की बुनियाद पर लाहौर के जिले अमूर के जो सरबराह हैं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, उनकी जानिब से रोजाना की बुनियाद पर ये दावे किए जाते हैं कि भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं और उनको पकड़ के जो है वो जो सुबहानी एक वेलफेयर होम बनाया गया वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भिखारियों में मुकम्मल तौर पर कमी नहीं आती। अगर कोई भी आला अफसर जो है अगर वो रेलवे स्टेशन का एक विजिट कर ले, लारी अड्डे का विजिट कर ले, दरबार दादा साहब का विजिट कर ले, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम वो जितने जायरीन हैं कम से कम उतने भिखारी उनको वहां पर नजर आएंगे और इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन नहीं किया जाता। और इनमें जो अक्सरियत है, बल्कि ऐसा अगर कहा जाए असल जो हकदार हैं वो मौजूद ही नहीं है इन भिखारियों में, तो शायद ये काफी हद तक दुरुस्त होगा। ये तमाम के तमाम प्रोफेशनल है और खास तौर पर जब कोई मेले या त्यौहार होते हैं, ईदैन होती है, ईद उल फित्र है, इसके साथ साथ ईद उल अज़हा आती है, तो ये भिखारी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिनके बारे में जो है ये कहा जाता है ये दूसरे शहरों से भी भिखारियों को लाहौर लाया जाता है, क्योंकि लाहौर जो है वो तिजारती एक बड़ा मरकज है। यहाँ हर जगह इदरीस ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है। जब भी कोई होता है, ज़रा सा बड़ा कोई शहर होगा वहाँ पे इकट्ठा करके छोटे देहातों से ये लाया जाता है। प्रोफेशनलिज्म है पूरा, इनके पूरे दादागीर होते हैं पीछे जो कर रहे होते हैं। मैं हमें हरमीत से भी पूछा जाए, हरमीत ने भी एक पिंडी के हवाले से स्टोरी भेजी थी। हरमीत, आपको अगर आवाज़ आ रही हो, वहाँ पे पिंडी में क्या पोजीशन है भिखारियों की? जो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनको जल्दी फैसला करेंगे, कोई ऐसा कोई ना कोई आप तक रिजल्ट पहुंचेगा कि ये भिखारी कम सड़कों पे होगी। मुझे तो मुनीजे की बात से नया एक अंदाजा हो गया है कि मुनीजे ने जितने भिखारी थे लाहौर के ना, वो इतनी इस्लामाबाद और रावलपिंडी भेज दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे आप जिस रोड से गुजरेंगे ना, खासकर आईजीपी, वहाँ पे आपको किस्म किस्म के लोग नजर आएंगे, बड़े बड़े अजीब से कैरेक्टर होंगे। उसमें कोई भैया वो बेलचा उठाया होगा सुबह सुबह के। मैं आपको अगर एक्टिंग करते दिखाऊं, लोग कहेंगे क्या इसको क्या हो गया, साफी को क्या, अभी तो ठीक ठाक था, लेकिन अजीब किस्म के कैरेक्टर आपको नजर आएंगे। दूसरी बात यह है कि सुबह सुबह बेलचा उठाया होगा, कोदाल उठाई होगी। भाई आप मजदूरी के लिए जाएं किसी और जगह, ये एक बड़ा ड्रामा बन चुका है। एक और चीज़ जो हम सोशल मीडिया पे अक्सर ये बात बड़ी तेज़ी से जाती, ये वीडियो हमने देखी है, तो उसमें ये था कि कोई बुज़ुर्ग जो है वो कुछ चीज़ें भेज रहा है, तो भैया आप इससे कुछ ले लो। अब ये चीज़ बड़ी ज़्यादा हो गई। उसके बाद हम देखते हैं जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो अब छोटी छोटी चीज़ों को लेके निकलते हैं भाई, और वो इस तरह एक्टिंग करते हैं। कमाल के एक्टर हैं। मैं ये कहूँगा ना कि बॉलीवुड से सबसे ज़्यादा एक्टर जो है भिखारियों में यहाँ पे पाए जा रहे हैं। और एक और चीज़ भी बुझीजे मैं बता, जी जी जी, आपकी बात दुरुस्त है। वो एक्टिंग करते हैं, वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो भिखारी हैं, वो गरीब है, लेकिन इसी में कुछ वाकई गरीब भी हैं। और सोशल मीडिया की जहां आपने बात की, तो हमने कुछ बच्चे भी देखे तो शदीद ठंड में बगैर रजाई के सड़क किनारे सो रहे हैं, या अपने बीवी बच्चों के साथ कोई आदमी सड़क किनारे बैठा है। हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं, ये भी एक हकीकत है। मुनीज़े बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। यही तो वजह है, यही तो मसला है। जो हकदार है, जो बिल्कुल गरीब है, जो मुफलिस है, उसका हक भी ये लोग छीन लेते हैं। अब ये ड्रामा इन लोगों ने शुरू कर दिया है। अब एक और चीज़ आपको बताते चलूँ कि पुलिस एहलकार जो है रावलपिंडी में बाकायदा इस माफिया को पुलिस सपोर्ट करती है, और इसमें तकरीबन 2 महीने पहले तकरीबन 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये माफिया जो है, ये रऊफ साहब ने जिस तरह बात की ना, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। इनको बाकायदा जो भिखारी ज्यादा दिहाड़ी लेके आएगा उसको बिल्कुल वीआईपी खाना खिलाया जाएगा। और ये जो लालचें दी जा रही है ना, मैं समझता हूँ कितना, एक मेरे अपने गांव की बात करूँ, एक मोड़ है वहां पे, तो वहां पे एक भिखारी को जब पुलिस वालों ने पकड़ा तो उसमें से जब 13 लाख रुपया बरामद किया गया, तो उससे ये पूछा गया कि मंथली इनकम क्या है, तो वो कहते हैं कम से कम 16 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ, जितना मैं और आप और रूह साहब नहीं कमा रहे। वो लोग बड़े आराम से बैठे होते हैं और वहां वही काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा माफिया है, वही काम कर लेते हैं। मैं आप दोनों के साथ नहीं आऊंगी। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये जरा थोड़ी सी पुरानी बात है। मुन्नू भाई और कवि खान एक्टर जो मशहूर हैं, ये कहने लगे कि मेन मार्केट में हम लोग रुके, हमने कहा पान ले लेते हैं। तो वो पान लेने के लिए वहाँ रुके, तो वो उनका गैंग का सरबराह जो था, वो पता चला वो था कि जो रेडी चलाता हुआ आ रहा था। और उसके टांगे नहीं थी, और उसने बताया कवि खान को कि मैं इनका सरबराह हूँ सारे गैंग का, यहाँ कोई भी वारदात हो मुझे आप बताइएगा, मैं पकड़ के ले आऊँगा, आपकी कोई चोरी कोई ये नहीं हो सकती। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो खुद कह रहा है मुन्नू भाई और कवि को कि इस तरह के कोई मामलात हो, तो लेकिन अब इस तरह की कोई चीज़ें देखने में नहीं आती, बल्कि उनको
लीड किया जा रहा होता है। इस तरह के बहुत सारे लीडर्स हैं जो इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनकी बाकायदा इनको सुबह 8 बजे छोड़ दिया जाता है और रात को 8 बजे उठा लिया जाता है और इनसे पैसे भी कलेक्ट कर लिए जाते हैं। मैं हमें हरमीत को तो खुदाफिज कहते हैं। आखिरी हमारी बात जो है, हरमीत बाय बाय, कल मिलेंगे तुमसे दोबारा। तो वो बात ये है कि ये हकीकत यही है कि गैंगस्टर्स हैं, इन्हीं में चोरियां चकारियां भी होती हैं। यही लोग घरों में घुस जाते हैं, घर के नॉक करेंगे, आपको 4-5 खवातीन आएंगी, आपको कुछ सुखा देंगी, कुछ कर लेंगी। बहरहाल हुकूमत को इसका नोटिस ज़रूर लिया जाना चाहिए मेरे ख्याल में इसका, और ये ख़त्म होनी चाहिए वबा किसी भी तरीके पे। इससे छुटकारा है हासिल किए बगैर मेरे ख्याल में गुजारा नहीं होगा। ये सड़कों के किनारे ज़िंदगी अजीरन कर दी है इन्होंने लोगों की। बिल्कुल ऐसे ही है। आवाम भी परेशान दिखाई देते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। क्यों आवाम? क्या ऐसा ही है? अगर आप भी इसको पसंद नहीं करें, इस अमल को, और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आएं और हमें ज़रूर बताएं। हम दोबारा कल हाजिर होंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ करेंगे आपसे दिलचस्प बातें। अभी के लिए मुझे और रऊफ साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।